हेलो एवरीवन। जैसा कि सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। सिलेबस डिस्कशन में जब हमने देखा था तो जूलॉजी के सेकंड सेमेस्टर की अगर मैं बात करती हूँ, तो वहाँ पर आप लोगों को वैसे सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ही लिया था। सेमेस्टर की अगर हम बात करें, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, आपका जूलॉजी का पेपर जो होता है, जूलॉजी का जो आपका सेगमेंट रहता है, जिसे हिंदी में जंतु विज्ञान कहेंगे, तो उसके अंदर बेसिकली आपकी 4 यूनिट जो है वो क्या करनी है, हमें कवर करनी है। 4 यूनिट्स जो है वो हम कवर करेंगे। इन 4 यूनिट के अंदर हमने करना क्या है कि अगर मैं सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस की बात करती हूँ, तो 4 यूनिट के अंदर हमने स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था, वहाँ पर नॉन कोऑर्डिनेट्स को क्या किया था, डिस्कस किया था, जिसे हिंदी में अकशेरुकी के नाम से जानते हैं। और अगर मैं सेकंड सेमेस्टर की बात करती हूँ, यानी सेकंड सेमेस्टर को अगर जब हम सिलेबस को देखते हैं, तो वहाँ पर जो सिलेबस में आपको दे रखा है, पहली यूनिट की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो पहला सबसे अच्छा टॉपिक दे रखा है आपको, वो आपको दे रखा है यूरोकॉर्डेटा। और यूरोकॉर्डेटा क्या है, कैसे है, क्या इसमें हमें पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। लेकिन अगर मैं बात कर सकती हूँ पहली यूनिट की, अगर मैं यूरोकॉर्डेटा की बात करती हूँ, तो यूरोकॉर्डेटा के अंदर बेसिकली हमें करना क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखना है कि यूरोकॉर्डेटा के लक्षण क्या होते हैं। यूरोकॉर्डेटा के लक्षण के बाद में सेकंड चीज़ वहाँ पर हमें देखनी है कि यूरोकॉर्डेटा जो है वो खुद एक सब फाइलम है। सब फाइलम मतलब उपसंघ है। तो यूरोकॉर्डेटा जो उपसंघ है यानी सब फाइलम है, इसके अंदर आपकी कौन-कौन सी क्लासेस आती है, यानी कौन-कौन से वर्ग आते हैं, ठीक है? अगर इतनी हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हम बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर देखते हैं। बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट की अगर मैं बात करती हूँ, तो किसी भी ऑर्गेनिज़्म का जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, या फिर हिंदी में कहा जाएगा वर्गीकरण हम लोग करते हैं। वर्गीकरण क्यों करते हैं? वर्गीकरण जो है क्लासिफिकेशन करने का एक रीज़न यही है, ताकि उस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम अच्छे से क्या कर पाएँ, स्टडी कर पाएँ। तो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो सबसे पहले मैं बोल सकती हूँ हमारा जो फाइलम मैं बोल सकती हूँ सॉरी, जो टैक्सॉन आता है वो हमारा किंगडम हो जाता है। ऑब्वियसली जब जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो किंगडम जो हमारा रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका एनिमल किंगडम, या फिर जिसको आप एनिमेलिया के नाम से भी जानते हो, क्योंकि जब टैक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन मेथड देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन मेथड में हम आरएच व्हिटेकर वाला क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर 5 किंगडम कॉन्सेप्ट जो है वो बताया गया है, 5 जगत प्रणाली बताई गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो किंगडम हम यहाँ पर जूलॉजी में डिस्कस कर रहे हैं, वो है एनिमेलिया, या हिंदी में कहा जाता है जंतु जगत। हिंदी में जंतु जगत के नाम से जान सकते हैं। उसके बाद में सेकंड मैं बोल सकती हूँ जो यहाँ पर टैक्सॉन आता है, जिसे हिंदी में वर्गक के नाम से जानते हैं, वो हो जाता है आपका फाइलम, और फाइलम को हिंदी में कहा जाता है संघ। अगर मैं संघ की बात करती हूँ, तो संघ जो है वो आपका यहाँ पर कॉर्डेटा हो जाएगा। संघ या फाइलम जो है वो कॉर्डेटा हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में कॉर्डेटा आपको याद रखना है, लेकिन अगर हिंदी वाले बच्चे थोड़ा-सा इसको डेप्थ में हिंदी में ही याद रखना चाहें, तो ये आपका टैक्सॉन जो है वो कशेरुकी वाला हो जाएगा, कि इसके अंदर सारे ऑर्गेनिज़्म जो है हमारे कॉर्डेट्स आते हैं, जिनके पास में कशेरुक दंड, या फिर मैं बोल सकती हूँ नोटोकॉर्ड जो है वो क्या होती है, प्रेज़ेंट होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टैक्सॉन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो हो जाता है आपका सब फाइलम, और सब फाइलम को हिंदी में कहा जाता है उपसंघ। अगर मैं उपसंघ की बात करती हूँ, तो कॉर्डेटा के अंदर पहले तो ये याद रखना है कि कॉर्डेटा के अंदर 3 संघ आते हैं, जिसमें पहला संघ है यूरोकॉर्डेटा, सेकंड जो मैं बोल सकती हूँ आपका उपसंघ, सब फाइलम जो आता है वो आता है आपका सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा जो सब फाइलम आता है वो आता है वर्टिब्रेटा, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि देयर आर 3 सब फाइलम्स इंक्लूडेड इन द कॉर्डेटा फाइलम। और कॉर्डेटा के अंदर जो 3 उपसंघ हैं वो आपके कौन-कौन हैं? पहला है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा कौन-सा है आपका? मैं बोल सकती हूँ वर्टिब्रेटा। तो जो मैं बोल सकती हूँ उपसंघ हमें यहाँ देखना है, वो हो जाएगा आपका यूरोकॉर्डेटा। और यूरोकॉर्डेटा की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या मैं बोल सकती हूँ लक्षण होते हैं, वो सारे अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में बेटा यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा भी दे रखा है, और क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा में आपको ये देखना है कि जो यूरोकॉर्डेटा है उसमें कितनी क्लासेस आती हैं। अभी अभी के लिए फिलहाल आपको केवल ये याद रखना है कि जो हमारा यूरोकॉर्डेटा होता है, इसके अंदर 3 क्लासेस आती हैं। उन 3 वर्गों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि क्या उन वर्गों का नाम होता है,
क्या उन वर्गों के अंदर लक्षण होते हैं और कौन-कौन से ऑर्गेनिज़्म या कौन-कौन से जीव जो है, इन संघों के अंदर जो है इन संघों के अंदर, इन उपसंघों के अंदर और इन वर्गों के अंदर जो है वो देखे जाते हैं। इसमें अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, तो सिलेबस में सिंपल-सिंपल ये दे रखा है कि यूरोकॉर्डेटा क्या होते हैं, यूरोकॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और यूरोकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन आप लोगों को बताना है, कहाँ तक क्लास तक या फिर वर्ग तक आपको वर्गीकरण जो है वो बताना है, ठीक है? चलिए, अब अगर मैं कॉर्डेटा की बात करती हूँ अगर मैं कॉर्डेटा की बात करती हूँ, तो कॉर्डेटा के लिए एक तो सबसे पहले पॉइंट ये याद रखना है कि कॉर्डेटा या फिर जिसे इंग्लिश में कहेंगे कॉर्डेटा, हिंदी में कहेंगे कशेरुकी कशेरुकी के अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बोल सकती हूँ पहचान याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि कशेरुकी वो होते हैं जिनके जीवन काल में कभी भी कभी भी किसी भी फ़ेज़ में उनके पास में नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेज़ेंट होती है, नोटोकॉर्ड जो है वो देखी जाती है या फिर मैं बोल सकती हूँ कि कॉर्डेट आर द ऑर्गेनिज़्म व्हिच हैव नोटोकॉर्ड इन देयर एनी वन ऑफ फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ या उनके किसी भी जीवन की किसी भी अवधि के अंदर उनके पास में नोटोकॉर्ड जो है वो क्या होती है प्रेज़ेंट होती है। उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि ये तो हमारा क्या है संघ है। अगर मैं बात करती हूँ किसकी कॉर्डेटा की बात करती हूँ, तो कॉर्डेटा तो हमारा क्या है संघ है। कॉर्डेटा तो हमारा संघ है, इंग्लिश में कहेंगे फाइलम और कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आपके 3 मैं बोल सकती हूँ, कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आपके 3 उपसंघ आ जाते हैं। तीनों का नाम याद रखना है क्योंकि हमें इस ज़ूलॉजी के सिलेबस में सेकंड सेमेस्टर के मैं बोल सकती हूँ सिलेबस के अंदर, ये तीनों मैं बोल सकती हूँ जो हमारे सब फाइलम है वो आपको याद रखने हैं। पहली बात तो जो मैं कैटेगरी आपको बताने वाली हूँ वो है सब फाइलम। सब फाइलम या हिंदी में कहा जाता है उपसंघ, उपसंघ। अभी-अभी मैंने आपको बोला था कॉर्डेटा संघ के अंदर यानी कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आपके 3 सब फाइलम जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। पहला हो जाता है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा जो है वो वर्टिब्रेटा। तो पहला जो उपसंघ हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा जो है वो सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा। सेकंड जो सब फाइलम होता है वो मैंने आपको बताया सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और अगर मैं बोल सकती हूँ ग्रुप की बात करती हूँ, जो तीसरा सब फाइलम यहाँ पर देखा जाता है, ये हो जाएगा आपका सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा जो संघ आपको याद रखना है, संघ या उपसंघ की बात कर सकती हूँ, वो हो जाएगा आपका वर्टिब्रेटा। तीसरा जो संघ होता है वो हो जाता है आपका वर्टिब्रेटा। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट बेसिकली में कहेंगे कि we will discuss here about the Urochordata. Urochordata is a phylum of Chordata phylum. Chordata जो संघ होता है उसका ही एक उपसंघ जो है वो कौन होता है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा भी आपको पढ़ना है, सिफेलोकॉर्डेटा भी आपको पढ़ना है और वर्टिब्रेटा भी आपको पढ़ना है और इसी के साथ में हमारा जो कॉर्डेटा वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाता है पूरा हो जाता है तो वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बार जल्दी से ये जो बोर्ड पे चीज़ें लिखी है उसको बच्चे नोट कर लेंगे। यूरोकॉर्डेटा जो है वो उपसंघ हो जाएगा लेकिन वो कॉर्डेटा फाइलम में आएगा। कॉर्डेटा फाइलम का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि भई आप कैसे पहचानोगे कि वो कॉर्डेटा है, तो आपको याद रखना है कि कॉर्डेटा आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव नोटोकॉर्ड इन देयर एनी फेज ऑफ लाइफ यानी उनके जीवन चक्र की किसी भी अवधि में उनके पास में नोटोकॉर्ड जो है वो क्या होती है प्रेज़ेंट होती है। 3 उपसंघ हो जाएँगे, पहला हो जाएगा यूरोकॉर्डेटा, दूसरा हो जाएगा सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा हो जाएगा वर्टिब्रेटा। और इतनी बात अगर हमने कर ली तो चलिए पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैं बोल सकती हूँ पॉइंट हम देख सकते हैं। परिचय में हम देख लेंगे क्या-क्या तो लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मैं बोलूँगी परिचय हो जाएगा और परिचय को हम हिंदी में कहेंगे परिचय और इंग्लिश में कहेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको देखना क्या-क्या है, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको देखना क्या-क्या है, ये हम बात करते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम यूरोकॉर्डेटा का, हेडिंग डाल देंगे यूरोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा का हमें परिचय देखना है कि यूरोकॉर्डेटा में जो ऑर्गेनिज़्म होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, कैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं और किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या उनका हैबिटाट होता है, क्या उनका लाइफ साइकिल जो है वो देखा जाता है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि यूरोकॉर्डेटा को सामान्यतः यूरोकॉर्डेटा को सामान्यतः 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 ट्यूनिकेट भी कहा जाता है। सामान्यतः ट्यूनिकेट भी कहा जाता है। ट्यूनिकेट भी कहा जाता है या ट्यूनिकेटा भी आप लोग बोल सकते हैं। नॉर्मली ट्यूनिकेटा जो है वो कहा जाता है सामान्य भाषा में, तो ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है।
ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे नोट करेंगे, यूरोकॉर्डेटा आर ऑल्सो नोन एज यूरोकॉर्डेटा आर ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा। यूरोकॉर्डेटा आर ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा जो है वो कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में इसका एक और अदर नेम है, वो भी आपको याद रखना है। यूरोकॉर्डेटा का अन्य नाम, यूरोकॉर्डेटा का अन्य नाम, यूरोकॉर्डेटा का अन्य नाम, अदर नेम ऑफ यूरोकॉर्डेटा, अदर नेम ऑफ यूरोकॉर्डेटा, इसे समुद्री, इसे समुद्री स्कर्ट भी कहा जाता है, स्क्वर्ट्स भी कहा जाता है, इसे समुद्री स्कर्ट्स भी कहा जाता है, इसे सी इक्वर्ट्स भी कहा जाता है, सी इक्वर्ट्स भी कहा जाता है, सी इक्वर्ट्स भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द सी इक्वर्ट्स, इसे समुद्री मैं बोल सकती हूँ स्क्वर्ट्स भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक वयस्क ट्यूनिकेटा का शरीर, एक वयस्क ट्यूनिकेटा का शरीर, एक वयस्क ट्यूनिकेटा का शरीर काफी सरल होता है, काफी सरल होता है, काफी सरल होता है, काफी सरल होता है। अ मैच्योर, अ मैच्योर ट्यूनिकेटा, अ मैच्योर ट्यूनिकेटा हैव सिंपल बॉडी, सिंपल बॉडी, सिंपल बॉडी, जो मूल रूप से, जो मूल रूप से, जो मूल रूप से यानी वास्तविक रूप से एक थैली के समान, जो मूल रूप से एक थैली के समान, थैली मतलब थैली के समान मतलब सैक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इंग्लिश में सैक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो थैली के समान संरचना, थैली के समान संरचना प्रदर्शित करता है, थैली के समान संरचना प्रदर्शित करता है, थैली के समान संरचना प्रदर्शित करता है, संरचना प्रदर्शित करता है। which appears like, which appears like, which appears like mature body of tunicate is simple, which appears like, which appears like a sac, ऑब्लिक करके बैग लाइक स्ट्रक्चर, ऑब्लिक करके बैग लाइक स्ट्रक्चर, ऑब्लिक करके बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए इस थैली के समान संरचना में, इस थैली के समान संरचना में, इस थैली के समान संरचना में, इस थैली के समान संरचना में दो छिद्र, इस थैली के समान संरचना में, थैली के समान संरचना में, समान संरचना में, संरचना में दो छिद्र, दो छिद्र, दो छिद्र, इंग्लिश में कहेंगे जिनको साइंस की भाषा में साइफोन भी कहते हैं, दो छिद्र या साइफोन उपस्थित होते हैं, साइफोन उपस्थित होते हैं, साइफोन उपस्थित होते हैं, जिसकी सहायता से, साइफोन उपस्थित होते हैं, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से जल अंदर व बाहर, जिसकी सहायता से जल अंदर व बाहर गति करता है। जल अंदर जाएगा या तो वाटर बॉडी के अंदर जाएगा या वाटर जो है वो क्या होगा, शरीर से बाहर आएगा। तो जल अंदर तथा बाहर, जल अंदर तथा बाहर गति करता है, बाहर गति करता है, बाहर गति करता है। दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर हैव अ sac, this bag like structure have a sac with two porous structure, with two porous structure, with two porous structure, ऑब्लिक करके siphons, SIPHONS, with two porous structures, which
टू पोरस स्ट्रक्चर, ऑब्लिक करके लिखेंगे साइफॉन्स, 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 थ्रू विच, थ्रू विच वाटर एंटर्स एंड, थ्रू विच, थ्रू विच water enters and exists, through which water enters and exists, exist, exist मतलब बाहर निकलेगा, या एग्जिट कर सकते हैं, एग्जिट यानी बाहर निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा छोटे, छोटे समुद्री जीव होते हैं। ट्यूनिकेटा छोटे समुद्री जीव होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, छोटे समुद्री जीव होते हैं, जो लार्वा अवस्था में, जो लार्वा अवस्था में स्वतः से, जो लार्वा अवस्था में, लार्वा अवस्था में, लार्वा अवस्था में स्वतंत्र रूप से, लार्वा अवस्था में स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से जल में, स्वतंत्र रूप से जल में तैरते रहते हैं, स्वतंत्र रूप से जल में तैरते रहते हैं, स्वतंत्र रूप से जल में तैरते रहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा आर द, ट्यूनिकेटा आर द, ट्यूनिकेटा आर द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ट्यूनिकेटा आर द स्मॉल ऑर्गेनिज्म which freely, which freely swim inside the sea, which freely swim inside the sea, swim inside the free, swim inside the sea freely, swim inside the sea freely in their, in their larva phase, in their larva phase, यानी लार्वा फेज में तो ये फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से समुद्र के अंदर तैरते रहते हैं, परंतु, परंतु वयस्क अवस्था में यानी जैसे ही मैच्योर होंगे, जब छोटे रहते हैं, लार्वा अवस्था में रहते हैं, स्मॉल क्रिएचर हैं, यूरोकॉर्डिटा कोई बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म नहीं होते, यूरोकॉर्डिटा छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक में भी, जलीय में भी ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। जब ये अपनी लार्वा फेज में होते हैं तो ये फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से पानी के अंदर तैरते रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी वयस्क अवस्था आती है, जैसे इनकी मैचुरेशन फेज आती है, जैसे ही ये एडल्ट फेज में जाते हैं, मैचुरेशन फेज में जाते हैं, तो जो समुद्र की सतह होती है उससे ये क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, यानी ओशन जो फ्लोर होते हैं या सी फ्लोर जो होते हैं उनसे ये क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। सॉरी, तो लिखेंगे परंतु वयस्क यानी एडल्ट, ऑब्लिक करके मैच्योर, मैच्योर फेज, मैच्योर फेज, तो परंतु वयस्क अवस्था में ये, परंतु वयस्क अवस्था में ये, वयस्क अवस्था में ये समुद्र की, वयस्क अवस्था में ये समुद्र की, समुद्र की सतह से, समुद्र की सतह से चिपक जाते, समुद्र की सतह से चिपक जाते, चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे वाइल, वाइल, वाइल इन एडल्ट कंडीशन, while in adult condition, while in other adult condition, while in adult condition, adult condition, while in adult condition, they get attached to, they get attached to, while in adult condition, they get attached to sea floor, sea floor, sea floor, sea floor, ऑब्लिक करके ओशियन फ्लोर, सी फ्लोर ऑब्लिक करके ओशियन फ्लोर, ओशियन फ्लोर, ओशियन फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यूरोकॉर्डेटा की, यूरोकॉर्डेटा की 1300 अधिक,
यूरोकॉर्डेटा की यूरोकॉर्डेटा की 1300 अधिक यूरोकॉर्डेटा की 1300 अधिक जातियों में यूरोकॉर्डेटा की 1300 से अधिक अधिक जातियों में जातियों में लार्वा अवस्था में जातियों में लार्वा अवस्था में लार्वा अवस्था में विभिन्न संरचनाएं लार्वा अवस्था में विभिन्न संरचनाएं लार्वा अवस्था में विभिन्न संरचनाएं उपस्थित होती हैं विभिन्न संरचनाएं उपस्थित होती हैं विभिन्न संरचनाएं उपस्थित होती हैं। एक बार इतना पॉइंट जो है वो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, फिर कंप्लीट करते हैं। उपस्थित होती हैं यानी मोर देन 13 स्पीसीज जो होती हैं बेटा आपकी यूरोकॉर्डेटा की जो 1300 से अधिक जातियां होती हैं उनके अंदर मैं बोल सकती हूँ आपका प्रॉपरली जो लार्वा फेज होती है यूरोकॉर्डेटा की उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। तो द 1300 स्पीसीज ऑफ यूरोकॉर्डेटा द 1300 स्पीसीज ऑफ यूरोकॉर्डेटा द 13 species of Urochordata 13 species of Urochordata possesses different anatomical possesses मतलब उनके अंदर होती हैं possesses different anatomical structure different anatomical structure डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब अलग अलग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो दिखाते हैं अलग अलग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है ये विभिन्न संरचनाएं ये विभिन्न संरचनाएं मुख्यतः ये विभिन्न संरचनाएं मुख्यतः ये विभिन्न संरचनाएं मुख्यतः चार प्रकार की मुख्यतः चार प्रकार की होती है मतलब कॉमनली 4 टाइप की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन जो है वो देखे जाते हैं किसमें यूरोकॉर्डेटा की 1300 क्लासेस में। तो चार प्रकार की ये विभिन्न संरचनाएं मुख्यतः चार प्रकार की होती हैं चार प्रकार की होती हैं चार प्रकार की होती हैं कॉमनली 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 these these commonly these anatomical structures commonly these anatomical structures commonly these anatomical structure commonly these anatomical structures differentiated into differentiated into four group differentiated into four group differentiated into फोर ग्रुप कौन कौन से फोर ग्रुप होते हैं पहला लिखेंगे एक एक शरीर के बराबर लंबी एक शरीर के बराबर लंबी नोटोकॉर्ड शरीर के बराबर लंबी नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड मतलब जितनी लेंथ बॉडी की होगी उतनी ही बड़ी नोटोकॉर्ड होगी। तो शरीर के बराबर लंबी नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड जो जो मांसपेशियों के जो मांसपेशियों के विरुद्ध जो मांसपेशियों के विरुद्ध जो मांसपेशियों के विरुद्ध मांसपेशियों के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करती है मांसपेशियों के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करती है प्रतिरोध उत्पन्न करती है प्रतिरोध उत्पन्न करती है प्रतिरोध उत्पन्न करती है। ठीक है बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो हमारे वर्टिब्रेटा वर्टिब्रेटा हमने देखा सिफेलोकॉर्डेटा देखा यूरोकॉर्डेटा देखा और जो कॉर्डेटा देखा तो कॉर्डेटा में तो मैंने आपको एक बात बोल ही दी थी कि कॉर्डेटा वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी लाइफ की किसी भी फेज में आपको नोटोकॉर्ड जो है वो देखने को मिलेगी एनी वन फेज ऑफ लाइफ मैं बोल सकती हूँ रिसेंबल द या मैं बोल सकती हूँ एक्सप्रेस द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस देखने को मिलेगी।
अगर मैं बात कर रही हूँ कि टोटल अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ स्पीसीज इन यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में लगभग मैं पूछूं कि कितनी जातियां होती हैं तो 1300 जातियां आपको याद रखना है। और जो यूरोकॉर्डेटा की 1300 जातियां होती हैं उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मैं बोल सकती हूँ एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक या फिर शारीरिक अंतर जो है वो देखने को मिलते हैं। और शारीरिक अंतर को हमने 4 ग्रुप में यहाँ पर डिवाइड किया है। पहला जो ग्रुप होता है वो ये होता है कि भई एनाटॉमिकल फीचर में पहली बात आपको क्या देखने को मिलेगी कि जो इनकी नोटोकॉर्ड होती है उसकी लेंथ जो है वो कैसी होती है, जितनी भी बॉडी लेंथ होती है उसी के बराबर हमारी नोटोकॉर्ड की क्या होती है, लेंथ होती है। नोटोकॉर्ड की लेंथ जो है वो बॉडी के बराबर ही होती है, ठीक है? चलिए तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अ फ्लेक्सिबल बॉडी लेंथ रॉड नोटोकॉर्ड, अ फ्लेक्सिबल बॉडी, अ फ्लेक्सिबल बॉडी, a flexible body length rod notochord, body length rod notochord, notochord that present, that provide, that provide, that provide resistance to, that provide resistance to movement, जीवों को कुशल गति, कुशल गति, कुशल गति भी प्रदान करती है, कुशल गति भी प्रदान करती है। It also provide it also provide well motility. It also provide well motility, well motility to the organism, well motility to the organism, to the organism. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। एक सेकंड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। भाई पहली स्ट्रक्चर तो हमने ये देख ली कि जो हमारे यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स होते हैं इनके पास इनकी बॉडी की जितनी लेंथ होगी उतनी ही बॉडी लेंथ के बराबर एक नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड जो है वो फ्लेक्सिबल होती है यानी लचीली होती है, ये भी बात याद रखनी है आपको, लचीली होती है नोटोकॉर्ड। साथ में आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो लचीली नोटोकॉर्ड होती है ये ऑर्गेनिज्म को जो मस्कुलर एक्टिविटीज होती है यानी उनके शरीर में जो मांसपेशियों रूप से गति जो है वो संपादित होती है, वो मांसपेशियों की गति जो है वो इसी की वजह से मैं बोल सकती हूँ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इनके पास एक पृष्ठीय खोखली तंत्रिका कॉर्ड, इनके पास एक खोखली पृष्ठीय खोखली पृष्ठीय खोखली तंत्रिका कॉर्ड, पृष्ठीय खोखली पृष्ठीय खोखली तंत्रिका कॉर्ड, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका कॉर्ड भी उपस्थित होती है, तंत्रिका कॉर्ड भी उपस्थित होती है, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका कॉर्ड भी उपस्थित होती है, जो उपस्थित होती है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। सेंट्रल मैं बोल सकती हूँ नर्वस सिस्टम बनाएगी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दे हैव अ होलो, दे हैव अ होलो, दे हैव अ होलो नर्व कॉर्ड, दे हैव अ होलो, होलो मतलब खोखली, तो दे हैव अ होलो, 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 दे हैव अ होलो, होलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल, डॉर्सल मतलब पृष्ठीय, तो दे हैव अ होलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड which help in the formation of, which help in the formation of, which help in a, which help in the formation of, which help in the formation of central nervous system, which help in the formation of central nervous system, which help in the formation of central nervous system, central nervous system, nerval nervous system, ठीक है। चलिए दो स्ट्रक्चर तो पूरी होती है हमारे पास में। तीसरी स्ट्रक्चर में बेटा इनके पास में इनका खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनके पास में इनका खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यानी पाचन तंत्र, पाचन तंत्र,
ग्रसनी से प्रारंभ होता है। पाचन तंत्र ग्रसनी से प्रारंभ होता है। प्राचन पाचन तंत्र ग्रसनी से प्रारंभ होता है, जो होता है, जो गैसीय विनिमय में भी जो गैसीय विनिमय में भी जो गैसीय विनिमय में भी विनिमय में भी सहायक होता है, जो गैसीय विनिमय में भी सहायक होता है, जो गैसीय विनिमय में भी सहायक होता है। दे हैव दे हैव दे हैव फेरिंग्स दे हैव फेरिंग्स दे हैव फेरिंग्स दे हैव फेरिंग्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम they have pharynx in digestive system they have pharynx in digestive system which help in which help in feeding and 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 exchange of gases which help in feeding and exchange of gases exchange of gases exchange of gases ठीक है, 3 स्ट्रक्चर पूरी होती है। चौथी इनके पास में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं इनके पास इनके पास पोस्ट नेटल हिंदी में भी सेम चीज़ ही रहेगा। इनके पास पोस्ट नेटल इनके पास पोस्ट नेटल पुच्छ पुच्छ मतलब टेल इनके पास में पोस्ट नेटल टेल यानी पुच्छ भी उपस्थित होती है पुच्छ भी उपस्थित होती है। 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने आपको बताए थे कि जो हमारे यूरोकॉर्डेटा होते हैं, यूरोकॉर्डेटा के अंदर लगभग मैं बोल सकती हूँ कुछ उपस्थित होती है। एक बार ये लिखेंगे हम और अब समझेंगे। मैंने अभी-अभी आपको बताया था कि यूरोकॉर्डेटा जो हैं उसमें मोर देन 1300 स्पीशीज़ यानी 1300 से अधिक जातियाँ जो है वो उपस्थित हैं। 1300 से अधिक जो जातियाँ होती हैं उनका कुछ-कुछ एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो कैसे होते हैं डिफरेंट होते हैं। यानी उनकी शारीरिक की विभिन्नताएँ मैं बोल सकती हूँ उनके शरीर में देखी जाती है। शारीरिक की विभिन्नताओं के बेसिकली कि भाई कैसे-कैसे डिफरेंट होंगे वो, तो उनके 4 कैरेक्टरिस्टिक या 4 लक्षणों को नॉर्मली हम लोग समराइज़ करते हैं। पहला जो लक्षण होता है वो ये होता है कि बेसिकली उनकी बॉडी जितनी लेंथ होती है, बॉडी की जितनी लंबाई होती है, उतनी ही लंबी उनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड होती है। फ्लेक्सिबल होती है यानी लचीली होती है और काम ये याद रखना है कि जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती है यानी मांसपेशियों की जो सक्रियता होती है उसके विरुद्ध ये प्रतिरोधकता जो है वो प्रदान करती है यानी मस्कुलर एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट ये मैं बोल सकती हूँ रेजिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड करती हैं। सेकंड अगर मैं बात करती हूँ सेकंड अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करती हूँ, ठीक है? सेकंड अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करती हूँ, तो सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि इनके पास में एक पृष्ठीय खोखली, केंद्रीय मैं बोल सकती हूँ, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका कॉर्ड या जिसको हमने डॉर्सल मैं बोल सकती हूँ होलो, डॉर्सल होलो मैं बोल सकती हूँ नर्व कॉर्ड बोला था, वो भी प्रेज़ेंट होती है और ये जो हमारी कॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड जो होती है, वो आगे चलकर इनका सेंट्रल मैं बोल सकती हूँ नर्वस सिस्टम या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो क्या करती है बनाती है। तीसरे कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा कि इनके पास में पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके पास में फेरिंक्स होता है, ग्रसनी होती है और ग्रसनी की सहायता से ये भोजन को निगल भी लेते हैं, यानी फीडिंग भी कर लेते हैं और साथ में अगर इन्हें एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ करना है यानी गैसीय विनिमय करना है, ऑब्वियसली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म होगा तो उसको गैसेज़ एक्सचेंज या गैसीय विनिमय भी करना पड़ेगा और ये गैसियस एक्सचेंज या गैसीय विनिमय जो है, वो इस फेरिंक्स की हेल्प से क्या होता है कंप्लीट होता है। लास्ट में याद रखना है कि इनके पास में एक प्रॉपरली मैं बोल सकती हूँ, प्रॉपरली इनके पास में पोस्ट नेटल टेल जो है वो क्या होती है प्रेज़ेंट होती है। ये बात आपको याद रखनी है कि इनके पास में एक पोस्ट नेटल मैं बोल सकती हूँ पुच्छ या फिर टेल जो है वो क्या होती है प्रेज़ेंट होती है। इंग्लिश वाले बच्चे नोट कर लेंगे। 4th कैरेक्टरिस्टिक इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो 4th कैरेक्टरिस्टिक जो है नोट कर लेंगे। दे हैव दे हैव पोस्ट नेटल टेल दे हैव पोस्ट नेटल टेल दे हैव पोस्ट नेटल टेल इनके पास में पोस्ट नेटल टेल मतलब इनके पास में पोस्ट नेटल पूंछ जो है वो क्या होती है उपस्थित होती है। इतनी बात करी तो ये तो हो गया हमारा यूरोकॉर्डेटा का इंट्रोडक्टरी पार्ट। ये तो हो गया हमारा यूरोकॉर्डेटा का इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब लिखेंगे यूरोकॉर्डेटा के
यूरोकॉर्डेटा के यूरोकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण। यूरोकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण। यूरोकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है यूरोकॉर्डेटा के शरीर के आकार। यूरोकॉर्डेटा के शरीर के आकार व आकृति में। शरीर के आकार आकार आकृति आकार आकृति व व माप में। व माप में मतलब साइज भी अलग होगा, तो माप में विभिन्नता पाई जाती है। माप में विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता पाई जाती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे बॉडी ऑफ यूरोकॉर्डेटा। बॉडी ऑफ यूरोकॉर्डेटा। बॉडी ऑफ यूरोकॉर्डेटा। बॉडी ऑफ यूरोकॉर्डेटा have diversity in have diversity in have diversity in shape and size। shape and size यानी शेप भी अलग हो सकता है, साइज भी अलग हो सकता है। शेप, दे हैव डाइवर्सिटी इन शेप एंड साइज। चलिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे इनका शरीर। इनका शरीर इनका शरीर इनका शरीर अखंडित। इनका शरीर अखंडित। अखंडित मतलब टुकड़ों में बटा हुआ नहीं होता, सेगमेंट्स नहीं होते। तो इनका शरीर अनसेगमेंटेड। इनका शरीर अनसेगमेंटेड होता है। इनका शरीर अनसेगमेंटेड होता है। इनका शरीर अनसेगमेंटेड होता है यानी इनका शरीर जो है वो अखंडित होता है। इनका शरीर जो है वो अखंडित होता है। अखंडित होता है। अखंडित होता है। अखंडित होता है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट लिखेंगे इनका शरीर। इनका शरीर इनका शरीर एक विशिष्ट। इनका शरीर एक विशिष्ट एक विशिष्ट आवरण। एक विशिष्ट आवरण या फिर खोल से। एक विशिष्ट आवरण या खोल से ढका रहता है। एक विशिष्ट आवरण या खोल से ढका रहता है जिसे जिसे जो कवरिंग है उसे ट्यूनिक कहा जाता है। जिसे ट्यूनिक कहा जाता है, इसी वजह से इनको ट्यूनिक एटा कहते हैं। तो जिसे ट्यूनिक कहा जाता है। जिसे ट्यूनिक कहा जाता है मतलब इनकी बॉडी की जो कवरिंग होती है, ट्यूनिक एटा की बॉडी की जो कवरिंग होती है उसी को हम बॉडी कवरिंग को ही हम ट्यूनिक के नाम से जानते हैं। तो कहा जाता है और इसी वजह से इनको पता होगा आपको, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो हमारे यूरोकॉर्डेटा होते हैं उनको ट्यूनिक एटा भी कहते हैं, सी स्क्वर्ट्स भी कहते हैं। तो उसका रीज़न ये है, सी स्क्वर्ट्स तो इसलिए कहते हैं क्योंकि समुद्र के अंदर ही पाए जाते हैं ये। और दूसरी बात कि इनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है जो हमारी ट्यूनिक कहलाती है। और ट्यूनिक की प्रेजेंट की वजह से ही यानी ट्यूनिक की उपस्थिति की वजह से ही इस ग्रुप को हम ट्यूनिक एटा के नाम से जानते हैं। तो इनका शरीर एक विशिष्ट आवरण या खोल से ढका रहता है। खोल मतलब आवरण से ढका रहता है जिसे ट्यूनिक जो है वो कहा जाता है। देयर बॉडी रिमेन्स सराउंडेड विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी रिमेन्स सराउंडेड विद द हेल्प ऑफ their body remain surrounded with the help of a covering. A covering. Their body is covered with a help. Their body is covered with the. Their body is covered with a layer. ये लिख लेंगे. Their body is covered with a layer. Their body is covered with a layer. Their body is covered with a layer known as tunic. Known as tunic. Known as tunic. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ये ट्यूनिक
ये ट्यूनिक ये ट्यूनिक ट्यूनिसिन पदार्थ से, या ये ट्यूनिक ट्यूनिसिन, डायरेक्टली लिखें, ट्यूनिसिन से निर्मित होती है। ये ट्यूनिक ट्यूनिसिन से निर्मित होती है। ट्यूनिसिन से निर्मित होती है। ये ट्यूनिक ट्यूनिक मतलब कवरिंग की बात करें हम, जो यूरोकॉर्डेटा के शरीर के बाहर है। तो ये ट्यूनिक ट्यूनिसिन से निर्मित होती है। ट्यूनिसिन से निर्मित होती है, जो 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 कोशिकीय पदार्थ से जो कोशिकीय पदार्थ से जुड़ा रहता है। मतलब कवरिंग जो है वो सेलुलर कंपोनेंट से जुड़ा रहता है। तो कोशिकीय पदार्थ से जो कोशिकीय पदार्थ से जुड़ा रहता है, कोशिकीय पदार्थ से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। This tunic layer is made up by this tunic layer is made up by this tunic layer is made up by tunisin. This tunic layer is made up by tunisin, 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 tunisin. This tunic layer is made up by tunisin, which is which is which is connected to which is connected to cellular component, which is connected to cellular component, which is connected to cellular component, cellular component, cellular cellular component, cellular component. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इनके शरीर की इनकी शरीर की संरचना में इनके शरीर की संरचना में इनके शरीर की संरचना में इनके शरीर की संरचना में इनकी शरीर की संरचना में अधिचर्म अधिचर्म इनके शरीर की संरचना में अधिचर्म, इंग्लिश में कहेंगे एपिडर्मिस, अधिचर्म यानी एपिडर्मिस उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। इनके शरीर की संरचना में एपिडर्मिस उपस्थित होती है, उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। देयर बॉडी देयर बॉडी मतलब यूरोकॉर्डेटा की बॉडी की बात करें तो देयर बॉडी वॉल शो their body wall show one layer epidermis, one layered epidermis. Their body wall show, body wall show single layered epidermis, single layered epidermis, single layered epidermis, which is made up by single layered epidermis, which is which is made up by which is made up by which is made up by a dermis layer and which is made up by a dermis layer and which is made up by a dermis layer and muscle, which is made up by a dermis layer and muscle. यह अधिचर्म यह अधिचर्म यह अधिचर्म एक अधिचर्म परत यह अधिचर्म एक अधिचर्म परत अधिचर्म परत अधिचर्म परत साथ में अधिचर्म परत ये अधिचर्म परत संयोजी ऊतक भी मेंशन कर ही लेंगे। अधिचर्म परत संयोजी ऊतक अधिचर्म परत संयोजी ऊतक संयोजी ऊतक संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक तथा संयोजी ऊतक तथा मांसपेशियों से निर्मित होती है। 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 इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दिस एपिडर्मिस लेयर दिस एपिडर्मिस लेयर दिस एपिडर्मिस लेयर इज मेड अप बाय दिस एपिडर्मिस लेयर इज मेड अप बाय कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू
डर्मिस लेयर, कनेक्टिव टिश्यू, डर्मिस लेयर एंड मसल, एंड मसल, एंड मसल, ठीक है? अब जब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में एनिमल किंगडम मैं बोल सकती हूँ इससे प्रीवियस मैं बोल सकती हूँ सेमेस्टर में जब हमने एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सीलोमेट होते हैं, यानी जिनके शरीर के अंदर सीलोम उपस्थित होती है। सीलोम कुछ नहीं है, बॉडी कैविटी के अंदर मैं बोल सकती हूँ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो सीलोम की अगर मैं बात करूँगी तो कुछ ऑर्गेनिज्म में सीलोम उपस्थित होती है और कुछ ऑर्गेनिज्म में सीलोम जो है वो उपस्थित नहीं होती, यानी सम ऑर्गेनिज्म हैव द सीलोम, कुछ ऑर्गेनिज्म के पास में सीलोम होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म के पास में सीलोम नहीं होते। अगर मैं यूरोकॉर्डेटा की बात करती हूँ तो ये हमारे असीलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी इनके पास में सीलोम क्या होती है? अनुपस्थित होती है। इनके पास में सीलोम जो है वो क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो लिख लेंगे इनके शरीर में इनके शरीर में सीलोम इस इनके शरीर में सीलोम अनुपस्थित होती है। इनके शरीर में सीलोम इनके शरीर में सीलोम अनुपस्थित होती है। इनके शरीर में सीलोम अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एट्रियल गुहा, एट्रियल गुहा, एट्रियल गुहा, इंग्लिश में कहेंगे एट्रियल कैविटी, एट्रियल कैविटी या एट्रियल गुहा, एट्रियल कैविटी, एट्रियल गुहा, ग्रसनी की सहायता से, ग्रसनी की सहायता से, ग्रसनी मतलब फेरिंग, ग्रसनी की सहायता से, ग्रसनी की सहायता से ढकी रहती है, ग्रसनी की सहायता से ढकी रहती है, ग्रसनी की सहायता से ढकी रहती है, ढकी रहती है। एट्रियल कैविटी, एट्रियल कैविटी, एट्रियल कैविटी remain surrounded by the remain surrounded by the remain surrounded by the atrial cavity remain surrounded by the pharynx, remain surrounded by the pharynx, remain surrounded by the pharynx, pharynx, ठीक है? अब ये वाली जो हमारी मैं बोल रही हूँ एट्रियल कैविटी है, एट्रियल कैविटी और कुछ नहीं है, एक गुहा है, एक कैविटी है। इसके अंदर 3 टाइप के मैं बोल सकती हूँ पाइपलाइन जो है वो खुलती है। एक तो एनस यानी गुदा जो होगा वो भी वहीं पर खुलेगा। रिप्रोडक्टिव डक्ट्स जो होती हैं यानी जनन मैं बोल सकती हूँ जो नलिकाएँ होती हैं वो भी वहीं खुलती हैं और साथ में मैं बोल सकती हूँ कि जो गिल्स होते हैं या फिर जो श्वसनिकाएँ होती हैं वो भी क्या होती हैं यहीं पर खुलती हैं। श्वसनिकाएँ जो होती हैं वो भी यहीं पर खुलती हैं। तो लिखेंगे इस गुहा में इस गुहा में गलफड़े, इस गुहा मतलब एट्रियल कैविटी की बात कर एट्रियल गुहा में एट्रियल गुहा में एट्रियल गुहा में फेफड़े, एट्रियल गुहा में फेफड़े, गिल्स कहेंगे, गिल्स कहेंगे। एट्रियल गुहा में गलफड़े, जननीय जननीय नलिका, जननीय नलिका, जननीय नलिका मतलब रिप्रोडक्टिव डक्ट, जननीय नलिका यानी रिप्रोडक्टिव डक्ट, रिप्रोडक्टिव डक्ट, रिप्रोडक्टिव डक्ट तथा रिप्रोडक्टिव डक्ट तथा गुदा, गुदा मतलब एनस जहाँ से बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर किया जाएगा। तो गुदा खुलते हैं, गुदा खुलते हैं, गुदा खुलते हैं। इन दिस एट्रियल कैविटी, इन दिस एट्रियल कैविटी, इन दिस एट्रियल कैविटी, एट्रियल कैविटी, एट्रियल कैविटी, गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स कह देंगे जिसे गिल्स भी कहते हैं या गिल स्लिट्स भी कह सकते हैं फुल फॉर्म में। गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स इन एट्रियल कैविटी, गिल स्लिट्स, कोमा लगा के रिप्रोडक्टिव डक्ट, कोमा लगा के रिप्रोडक्टिव डक्ट, कोमा लगा के रिप्रोडक्टिव डक्ट, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स,
reproductive ducts and anus and anus and anus will open, anus will open, anus will open, anus will open। और एक बात और याद रख लेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव होता है उसी को हम जेनाइटल के नाम से भी जानते हैं। रिप्रोडक्टिव जो होता है डक्ट उसी को हम जेनाइटल डक्ट भी बोल सकते हैं, जिनके हेल्प से मैं बोल सकती हूँ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। यह एट्रियल यह एट्रियल गुहा यह एट्रियल गुहा एक एक एट्रियल छिद्र की सहायता से यह एट्रियल गुहा एक एट्रियल छिद्र या फिर इंग्लिश में भी सेम कहेंगे एट्रियल एपर्चर की सहायता से की सहायता से एट्रियल एपर्चर्स की सहायता से बाहर खुलता है। एट्रियल एपर्चर्स की सहायता से बाहर खुलता है, बाहर खुलता है, बाहर खुलता है। इंग्लिश वाले बच्चे नोट करेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे नोट करेंगे। दिस एट्रियल दिस एट्रियल कैविटी दिस एट्रियल कैविटी दिस एट्रियल कैविटी further get open outside further get open outside further get open outside further get open outside with the help of with the help of with the help of with the help of atrial aperture with the help of atrial aperture with the help of atrial aperture। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। यूरोकॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा में लार्वावस्था में यूरोकॉर्डेटा में लार्वावस्था में यानी लार्वा फेज में यूरोकॉर्डेटा में लार्वावस्था में नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। यूरोकॉर्डेटा में लार्वावस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है जो 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 मेटामॉर्फोसिस जो मेटामॉर्फोसिस जो मेटामॉर्फोसिस कुछ नहीं है, लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होगा, लार्वा फेज से एडल्ट अवस्था में बदलेगा, यानी लार्वा प्रावस्था से वयस्क अवस्था में बदलेगा, उसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो जब मेटामॉर्फोसिस के समय लुप्त हो जाती है लुप्त हो जाती है जो मेटामॉर्फोसिस के समय लुप्त हो जाती है। और मेटामॉर्फोसिस की अगर हिंदी हमें देखनी ही है तो इंग्लिश में तो सेम रहेगा मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस, लेकिन हिंदी में इसी को हम कायांतरण के नाम से भी जानते हैं। कायांतरण का मतलब और कुछ नहीं है, कायांतरण में लार्वा जो है वो वयस्क अवस्था में बदल जाएगा। कायांतरण में लार्वा जो है वो वयस्क अवस्था में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी जो लार्वा फेज है वो एडल्ट फेज में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन लार्वा फेज ऑफ यूरोकॉर्डेटा in larva phase of Urochordata in larva phase of Urochordata Urochordata notochord is present in the 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 tail of larva tail of larva tail of larva टेल ऑफ लार्वा। लार्वा की भी कौन सी अगर जगह पूछेगा कि लार्वा की कौन सी जगह पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है तो लार्वा की पूंछ में, है ना। तो प्रेजेंट इन द टेल ऑफ लार्वा विच गेट डिसअपियर्स
which get disappears, which get appear, which get disappear during the, which get disappear during the metamorphosis, which get disappear during the metamorphosis, मेटामॉर्फोसिस के टाइम गायब हो जाएगा। और इंग्लिश वाले बच्चों को तो साथ में लिखा ही दिया है। हिंदी वाले बच्चे ज़रूर एक चीज़ मेंशन कर लेंगे, ये पूँछ, ये नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड लार्वा की, ये नोटोकॉर्ड लार्वा की पूँछ में, पूँछ में उपस्थित होती है। ये नोटोकॉर्ड लार्वा की पूँछ में उपस्थित होती है, पूँछ में उपस्थित होती है। This notochord remain present inside the, this notochord remain present inside the, this notochord remain present inside the, present inside the, present inside the, inside the tail of larva, tail of larva, tail of larva, tail of larva। चलो, इतनी बातें कर ली तो रेस्पिरेशन सिस्टम की और बात करेंगे। श्वसन में, श्वसन में, श्वसन में गलफड़े, श्वसन में गलफड़े जिसे गिल स्लिट्स कहेंगे। श्वसन में गलफड़े यानी गिल स्लिट्स व ग्रसनी, ग्रसनी मतलब फेरिंग, ग्रसनी मतलब फेरिंग, ग्रसनी यानी फेरिंग, फेरिंग सहायक होते हैं। श्वसन में गलफड़े तथा ग्रसनी सहायक होते हैं, ग्रसनी सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे नोट कर लेंगे। इन रेस्पिरेशन सिस्टम, इन रेस्पिरेशन सिस्टम, इन रेस्पिरेशन सिस्टम gill slits and, gill slits and in respiration system gill slits and pharynx are present, gill slits and pharynx are present, pharynx are present, pharynx are present। तो बेसिकली यूरोकॉर्डिटा जो है उसके लिए क्या-क्या हम लोगों ने पढ़ा। यूरोकॉर्डिटा को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। ट्यूनिकेटा इसलिए कहा है क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है व्हिच इज़ नोन एज़ द ट्यूनिक। ये ट्यूनिक जो लेयर होती है दैट इज़ मेड अप बाय द ट्यूनिसिन, यानी ये जो ट्यूनिक परत होती है वो ट्यूनिसिन से मिलकर बनी होती है। ट्यूनिसिन जो है वो ऐसा कंपोनेंट है, या ट्यूनिसिन जो है वो कहीं न कहीं मैं बोल सकती हूँ सेलुलर कंपोनेंट के अटैचमेंट में रहता है। यानी ट्यूनिसिन जो है वो कोशिकीय घटकों या कोशिकीय पदार्थों के संपर्क में रहता है। उसके अलावा इसे सी स्पर्ट्स भी कहते हैं। लार्वा अवस्था में जो ट्यूनिकेटा या फिर मैं बोल सकती हूँ यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। और यूरोकॉर्डेटा के जो स्मॉल मेंबर्स होते हैं वो लार्वा फेज में तो फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में स्विम करते रहते हैं इनसाइड द वाटर, या समुद्र के अंदर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी लार्वा फेज के बाद में मैचुरेशन फेज आती है, एडल्ट फेज आती है, तो उस एडल्ट फेज में ये समुद्र की सतह से जाकर जुड़ जाते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि बेसिक अगर मैं बात करती हूँ कि 1300 स्पीसीज ऑफ यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा की 1300 अधिक जातियों में 4 कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जिनके बेसिस पर डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। उसके अलावा हमने देखा कि मैं प्रॉपर्ली बोल सकती हूँ कि इनके पास में नोटोकॉर्ड जो है वो लार्वा फेज में टेल में तो होती है, यानी लार्वा अवस्था में पुच्छ में तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। लेकिन पूंछ के अलावा मैं बोल सकती हूँ जैसे कहीं पर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, और जैसे ही मेटामॉर्फोसिस होता है यानी जिसे कायांतरण के नाम से जानते हैं, जैसे ही कायांतरण होता है तो वहाँ पर लार्वा से वयस्क बनेगा, यानी लार्वा से एडल्ट का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही लार्वा से एडल्ट का फॉर्मेशन होता है तो ये जो नोटोकॉर्ड होती है ये डिसअपियर हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, कॉर्डेटा की, तो कॉर्डेटा में आपको ये याद रखना है कि चाहे थोड़े टाइम के लिए या फिर पूरे जीवन समय में, जैसे वर्टिब्रेटा बेटा आर द ऑर्गेनिज्म जिनके पूरे लाइफ साइकिल में बेटा नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट रहती है, हम उसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है। तो नोटोकॉर्ड अगर जीवन के किसी भी चक्र में उपस्थित है, चाहे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, उस ऑर्गेनिज्म को हम कॉर्डेटा के अंतर्गत रखते हैं। यूरोकॉर्डेटा में लार्वा फेज में टेल के अंदर मैं बोल सकती हूँ नोटोकॉर्ड होती है, जो मैचुरेशन पर यानी परिपक्वन अवस्था पर, वयस्क अवस्था पर गायब हो जाती है।
लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि भई नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ किसकी, इनके पास में एक एट्रियल कैविटी होती है, एट्रियल कैविटी या एट्रियल गुहा। उस एट्रियल गुहा के अंदर बेसिक हम बोल सकते हैं जो जेनिटल पोर्स होते हैं, जननीय छिद्र होते हैं, वो भी खुल जाते हैं। साथ में मैं बोल सकती हूँ कि जो हम बोल सकते हैं गिल स्लिट्स होते हैं या फिर जिन्हें हम ग्रसनी के छेद बोल सकते हैं, वो भी वहीं पर खुल जाते हैं। और साथ में जो एनस होता है जिससे बॉडी का वेस्ट मटेरियल निकलेगा, वो भी वहीं पर खुल जाते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि इनके पास में 2 साइफ़ॉन्स होते हैं, 2 छिद्र होते हैं एक तरीके से, और ये साइफ़ॉन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, एक से पानी जो है वो शरीर के अंदर आएगा और दूसरे साइफ़ॉन से पानी जो है वो शरीर के कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि अगर मैं इनके रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करती हूँ, अगर मैं इनके श्वसन तंत्र की बात करती हूँ, तो श्वसन तंत्र में इनके पास में एक तो ग्रसनी होती है, यानी एक तो फेरिंग होता है और साथ में इनके पास में गिल स्लिट्स, यानी जिसे हिंदी में हम मैं बोल सकती हूँ क्या बोलते हैं, गिल स्लिट्स या फिर गलफड़े कहते हैं, वो इनके पास में क्या होता है, उपस्थित होते हैं। तो इसी के साथ में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा यूरोकॉर्डेटा का, वो कुछ पार्ट जो है वो आज हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।